नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और अब वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो 24 घंटे 24 रिपोर्टर का, जहां देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं हमारे फील्ड रिपोर्टर। आज के शो की शुरुआत एक अहम पॉलिटिकल खबर के साथ। सिंधुदुर्ग में नारायण राणे और आदित्य ठाकरे के समर्थक आमने सामने आए। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने के बाद सिंधुदुर्ग पहुंचे थे आदित्य ठाकरे। धक्का मुक्की, नारेबाजी, रास्ता रोको आंदोलन, ये तस्वीरें सिंधुदुर्ग के राजकोट किले की हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद आदित्य ठाकरे समर्थकों के साथ राजकोट किला पहुंचे थे। उसी दौरान बीजेपी सांसद नारायण राणे और उनके बेटे नीलेश राणे भी समर्थकों के साथ राजकोट किला पहुंच गए। राणे समर्थकों ने आदित्य ठाकरे का रास्ता रोक लिया। आदित्य के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। आदित्य समर्थक भी जवाबी नारेबाजी करते रहे। बात बढ़ी और दोनों गुटों के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। पुलिस मुस्तैद थी। झड़प रोकने के लिए पुलिस एक्टिव हुई तो हंगामा कर रहे लोग पुलिस से ही भिड़ गए। दोनों गुटों के कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद हालात को कंट्रोल किया। इसी बीच नारायण राणे सवाल पूछने पर एबीपी माझा के रिपोर्टर पर भड़क गए। एबीपी माझा के रिपोर्टर अमोल मोरे अपना माइक आगे सरका रहे थे, तभी नारायण राणे ने उनसे बूम छीनने की कोशिश की। नारायण और नीलेश राणे आदित्य ठाकरे को बाहरी बताते हुए उनके सिंधुदुर्ग दौरे का विरोध कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर बारामती में भी शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने प्रोटेस्ट किया। सांसद सुप्रिया सुले इस प्रदर्शन में शामिल हुई। अजित पवार के भतीजे युगेंद्र पवार भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। मी याबद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो की युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे। त्या पद्धतीनं ते नादुरुस्त होणं किंवा पडणं हे सगळ्यांना धक्का देणारी बाब है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियां अटैकिंग मोड में है। विपक्षी पार्टियां चुनाव से पहले इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। शिंदे सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने किया प्रदर्शन का ऐलान। 21 दिन में चौथी बार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता मातोश्री में मिले तो मुद्दा सीट शेयरिंग का नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का था। बैठक में मराठी गौरव से जुड़े मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाने का फैसला हुआ कि 1 सितंबर को मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। करप्शन पर शिंदे सरकार को घेरा जाएगा। 1 तारखेला 11च्या सुमारास गेटवे ऑफ इंडियाला जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारलेला आहे, या पुतळ्याच्या समोर आम्ही सगळे जमणार आहोत। निर्ढावलेल्या सरकारचा निषेध करण्यासाठी सरकारला जोडे मारो हा कार्यक्रम आम्ही तिकडे करणार आहोत। बैठक के बाद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के निर्माण में भ्रष्टाचार के लिए एनडीए सरकार पर निशाना साधा गया है। जब खुद नरेंद्र मोदी जी देश के डिफेंस मिनिस्टर उस प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे थे, लेकिन उसकी जो पूरी प्रोसीजर होती है वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। 24 अगस्त को बदलापुर में बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के खिलाफ एमवीए ने बंद का आह्वान किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस बंद को अवैध करार दिया। इसलिए इस बार एमवीए ने बंद की जगह विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस का बड़ा फैसला, सांसदों को नहीं मिलेगा विधानसभा चुनाव का टिकट। कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तय हुआ कि किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी किसी सांसद की दावेदारी आगे नहीं बढ़ाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद चुनाव में उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। किसी भी सांसद को जो है चुनाव लड़ना है तो दे विल बी रिक्वायर्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड हाईकमांड, और ज्यादातर सोच वो बन रहा है कि किसी को इजाजत नहीं देना। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 18 से 19 सीटों पर चर्चा हुई है। बाकी सीटों पर अगले कुछ दिनों में चर्चा होगी। अगर कुछ मौजूदा विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी या गंभीर आरोप हुए तो उनका टिकट कट सकता है। सांसदों को टिकट नहीं देने का कांग्रेस का फैसला हुड्डा कैंप की जीत माना जा रहा है, क्योंकि यदि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ते तो फिर रिजल्ट के बाद सीएम पद के दावेदार हो सकते थे। चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर मार्च कर रहे युवाओं का हंगामा, पुलिस से झड़प, सरकारी नौकरी परीक्षा के रिजल्ट पर रोक से नाराजगी, हंगामा, नारेबाजी, वाटर कैनन का प्रहार। हरियाणा में भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट पर रोक के खिलाफ चंडीगढ़ में जमकर हंगामा हुआ।
यूथ संगठन कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर की तरफ मार्च कर रहे थे। पुलिस ने एमएलए हॉस्टल के पास ही इन युवाओं को रोका। हंगामा हुआ तो पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। यूथ संगठनों का आरोप है कि कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने भर्ती परीक्षा के नतीजों पर रोक लगाई है। प्रदर्शन करने पहुंचे युवाओं की मांग थी कि कांग्रेस चुनाव आयोग को दी गई अपनी शिकायत वापस ले ताकि भर्तियां फिर शुरू हों। इससे पहले यूथ संगठनों ने दिल्ली में जयराम रमेश के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट किया था। जयराम रमेश की शिकायत के बाद ही चुनाव आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट पर रोक लगाई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के पारिवारिक ट्रस्ट को जमीन दिए जाने पर कर्नाटक की सियासत में मचा घमासान। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। वहीं कांग्रेस सरकार ने कहा नियमों के तहत हुआ आवंटन। खड़गे परिवार के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने बेंगलुरु के पास हाईटेक डिफेंस एयर स्पेस पार्क में 5 एकड़ जमीन अलॉट की है। ट्रस्ट के मुताबिक यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सिद्धरामैया सरकार ने नियमों को अनदेखी कर खड़गे परिवार को ट्रस्ट की जमीन दी। बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस लूट खसोट की ही पार्टी है। खड़गे साहब उससे पीछे क्यों रहे? आरटीआई एक्टिविस्ट दिनेश कल्लाहल्ली ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को इस जमीन आवंटन के दस्तावेज सौंपे हैं। राज्यपाल ने दस्तावेजों की जांच के लिए समय मांगा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जमीन के आवंटन नियमों के मुताबिक हुआ है। हमने सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए जमीन का आवंटन किया है। सभी कायदे कानून का पालन हुआ है। बीजेपी ने कानून को दरकिनार करते हुए चाणक्य यूनिवर्सिटी को जमीन दी। कर्नाटक के गवर्नर पहले ही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ जांच का आदेश दे चुके हैं और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे पर अगर कार्रवाई होती है तो जाहिर तौर पे ये कांग्रेस के लिए एक नई मुश्किल खड़ी करेगी। टिकट बंटवारे पर जम्मू कश्मीर बीजेपी में थम नहीं रहा बवाल। कटरा में नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम किया। जम्मू में बीजेपी दफ्तर का घेराव। पार्टी नेताओं से अपना हक मांगने के लिए कटरा में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कटरा का मेन रोड बंद कर दिया। ये कार्यकर्ता पहली लिस्ट में श्री माता वैष्णो देवी सीट से रोहित दुबे का टिकट काटने का विरोध कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ जी आए, उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, बातचीत चल रही है। और टिकट क्यों कटी इसकी अभी जानकारी हमें भी नहीं मिली है। कटरा में हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले रविंद्र रैना भी पहुंचे। रैना ने कार्यकर्ताओं से संयम रखने की अपील की। मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से बात पहले भी मैंने की है, अभी भी करूंगा। जम्मू में छम से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस का घेराव किया। प्रोटेस्ट कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी की तरफ से घोषित प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे। ये कार्यकर्ता प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे थे। बीजेपी में चल रहे हंगामे के बीच पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर निशाना साधा। महबूबा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का कोई एजेंडा नहीं है। हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं। 99 से जब से हमारी जमात बनी है, हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं और लोगों के सहारे लड़े हैं, लोगों को की तकलीफें दूर करने के लिए लड़े हैं। इसी बीच डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के मुखिया गुलाम नबी आजाद ने खराब सेहत का हवाला देते हुए चुनावी प्रचार से दूर रहने का फैसला किया है। गुलाम नबी आजाद अपने उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार नहीं करेंगे। किसान आंदोलन पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर बवाल जारी। हापुड़ से लेकर चंडीगढ़ तक कंगना के विरोध में प्रदर्शन। पुतले को लेकर छीना झपटी हुई, फिर पुतला हाथ में आते ही पुलिस वाले तेजी से भागे। आगे पुलिस वाले और पीछे प्रदर्शनकारी। यूपी के हापुड़ में बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में ऐसे ही हंगामा हुआ। किसान संगठन के कार्यकर्ता कंगना का पुतला फूंकने पहुंचे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से पुतला छीन लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी नगरपालिका के गेट पर धरने पर बैठ गए। जमकर नारेबाजी हुई, धरने से जाम लग गया। कंगना के बयान पर चंडीगढ़ में भी हंगामा हुआ। यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बीजेपी दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग की थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग फांदकर आगे जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से उनकी धक्का मुक्की हो गई। मुस्तैद पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को रोका और उन्हें बसों में भरकर ले गई। बीजेपी कंगना के बयान से दूरी बना चुकी है। साथ ही बीजेपी ने कंगना को हिदायत भी दी है। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के भीषण हालात। दिनों दिन
विश्वामित्री नदी का जो पानी है उसका जल स्तर बढ़ता हुआ और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ। ड्रोन से ली गई तस्वीर में सब कुछ पानी पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी है। बारिश का पानी सोसाइटी में भर गया। लगातार बारिश और विश्वामित्री नदी पर बने बांध से पानी छोड़े जाने के बाद वडोदरा के ज्यादातर इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। वडोदरा के वडसर इलाके में इतना पानी भर गया कि सड़क पर कार और बस सब डूब गए। वडसर इलाके में गले तक पानी है। आलम यह है कि छोटे बच्चों को कंधे पर बैठाकर लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में भटक रहे हैं। वडोदरा शहर में जो विश्वामित्री नदी बहती है वो 37 फीट के अपने लेवल पे अभी बह रही है, जो भयजनक स्थिति के काफी ऊपर बह रही है। तस्वीर वडोदरा के राजनगर की है। यहाँ के तमाम घरों में पानी भर गया। ऐसे में लोगों को ग्राउंड फ्लोर छोड़कर छत या फिर घर की ऊपरी मंजिल पर जाना पड़ा। ये राजनगर का इलाका है जहाँ पर पानी घुस चुका है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, टायर का सहारा ले रहे हैं बाहर निकलने के लिए। ये जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ ऐसे ही पानी भरा हुआ दिखाई देगा। उधर से भी लोग निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक फ्लाईओवर है जहाँ लोग आ रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ करके फ्लाईओवर से निकल करके जा रहे हैं। वडोदरा में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। ऐसे में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात का एक बड़ा हिस्सा इसमें बाढ़ की चपेट में है। राजकोट से लेकर के वडोदरा और अहमदाबाद तक बाढ़ का यही प्रकोप दिखाई पड़ रहा है और इसमें जो बरसात हो रही है उसने इस समस्या में और भी ज्यादा इजाफा किया हुआ है। गुजरात में पिछले 4 दिनों में सीजन की 25% बारिश हुई है, जिसके चलते कई जिलों में परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। रास्तों पर घुटनों तक पानी है। बारिश का पानी घरों के अंदर तक दाखिल हो चुका है। हालात ऐसे जैसे सड़क से होकर नदी बह रही हो। तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं। जामनगर में राजमोती टाउनशिप, कालावाड़ रोड, नारायण नगर, दरेड़, नवागाम खेड़े, रामेश्वर नगर, पटेल पार्क, मोरकंडा समेत कई इलाकों में 3 से 5 फीट तक पानी भर गया। शहर की 14 सड़कों पर ट्रैफिक बंद होने की खबर है। जामनगर में 24 घंटे में 15 इंच तक बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं रंगमती नदी उफान पर है। इधर लगातार बारिश की वजह से गुजरात के दूसरे जिलों के हालात भी बिगड़ने लगे हैं। गुजरात के मोरबी में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं अहमदाबाद नाडियाड में जलभराव की तस्वीरें आम हो चली हैं। गुजरात में बारिश की शक्ल में आफत बरस रही है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी चिंता बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग ने कच्छ, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। गुजरात में भारी बारिश के चलते राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पे बात करके जानकारी ली। महाराष्ट्र के पालघर जिले में तेज बारिश से कोलाटपाड़ा में नदी में उफान। सड़क टूटने से कई गांवों का संपर्क टूटा। सड़क डूब चुकी है। नदी का पानी रास्ते के ऊपर से बह रहा है। उफान मारती नदी की लहरें स्थानीय लोगों को डरा रही है। तस्वीर पालघर के धर्मपुर कोशेसरी इलाके की है, जहां तेज बारिश के बाद नदी ओवरफ्लो हो गई है, जिसके चलते 7-8 गांव का संपर्क टूट गया है। महाराष्ट्र में मानसून की मूसलाधार मेहरबानी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। सड़कें डूब रही है, घरों में पानी घुस रहा है, तो लगातार बारिश से बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। यूपी में लगातार बारिश से शहर शहर जल भराव की समस्या आम हो गई है, तो वहीं नदियों पर बने बांध ओवरफ्लो होने लगे हैं। बारिश की मूसलाधार रफ्तार ने यूपी के रायबरेली में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। शहर की तमाम सड़कें पानी से लबालब हैं। रायबरेली के सर्वोदय नगर, सोनिया नगर, तेलियाकोट, इंदिरा नगर समेत कई मोहल्लों में पानी भरने की खबर है। बताया जा रहा है कि शहर में अमृत योजना के तहत सीवर लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों की खुदाई की गई है, जिस वजह से जल भराव की समस्या पैदा हुई। तस्वीर चंदौली की है। बारिश और पानी निकासी न होने से ज्यादातर कॉलोनियों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। चंदौली के चंदासी कंपोजिट विद्यालय में पानी भर गया है। तो रात से बारिश हुई, उसके बाद हम लोग रास्ते में जगह जगह हम लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ा। आने में रुकावटें मिली, बच्चों को भी समस्या हो रही है, हम लोगों को भी समस्या हो रही है। यूपी में कई नदियां उफान पर हैं,
तो नदियों पर बने बांधों का भी जलस्तर बढ़ रहा है। सोनभद्र में रिहंद बांध में पानी का लेवल खतरे के निशान के पास पहुंच गया है, जिसे देखते हुए 6 नंबर गेट को खोल दिया गया है। वहीं रिजुल नदी पर बने ओबरा बांध के 2 गेट खोले गए हैं। इधर उत्तराखंड में भी बारिश कहर बरपा रही है। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के मसूरी से केम्प्टी तक सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल मसूरी केम्प्टी रोड को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जबकि सड़क साइड पर दीवार का निर्माण पूरा होने के बाद भारी वाहनों के लिए रोड को खोला जाएगा। पटना में सेल्फी के चक्कर में गंगा नदी में गिरी लड़की, उफनती गंगा में रेस्क्यू ऑपरेशन, एसएसबी के जवानों ने लड़की को बचाया। पकड़िए उसको। इस तरह गंगा में डूबती 24 साल की नीतू को एसएसबी के जवानों ने बचाया। नालंदा की नीतू पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिकल परीक्षा देने पटना आई थी। महात्मा गांधी सेतु पर नीतू सेल्फी ले रही थी, तभी करीब 15 फीट की ऊंचाई से गंगा में गिर गई। घाट पर तैनात एसएसबी के जवानों की नजर नीतू पर पड़ी तो एसएसबी के जवान तुरंत बोट लेकर उसे बचाने निकले। नीतू गंगा के तेज बहाव में बहती जा रही थी। रस्सी लेकर एक जवान नदी में कूदा और नीतू को बाहर निकाला। नीतू को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बरसात के मौसम में पटना में गंगा नदी उफान पर है। हादसे से बचने के लिए लोगों को गंगा नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। 3 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात से हिल गया गुजरात का वलसाड। इस मामले पर हिंदू संगठनों ने वलसाड में बड़ा प्रोटेस्ट किया। रात में थाने का घेराव, दिन में सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन। 3 साल की बच्ची से बलात्कार की वारदात से गुजरात का वलसाड गुस्से से उबर रहा है। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने इस वारदात के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। मार्च को आगे बढ़ने से पुलिस ने रोका तो प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जिरह हो गई। 3 साल की बच्ची से रेप के मामले में वलसाड पुलिस ने आरोपी गुलाम मुस्तफा को धर दबोचा है, जो कि ट्रेन से अपने राज्य झारखंड भाग रहा था। पुलिस ने उसे महाराष्ट्र में धर दबोचा। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पीड़ित बच्ची के पिता का दोस्त बताया जा रहा है। ये जो अक्यूज है वो लड़की के पिता का नोन है, उसका दोस्त है। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व डीएसपी करेंगे। कर्नाटक के उडुपी में सड़कों पर गड्ढों के विरोध में हुआ अनोखा प्रदर्शन। सड़क पर उतरे यमराज। भूत है, चुड़ैल है, यमराज है। पहले सफेद कपड़ों वाला भूत कूदकर गड्ढे को पार करता है, फिर यमराज अपने असिस्टेंट चित्रगुप्त के साथ फीता लेकर गड्ढे की पैमाइश करते हैं। फिर दूसरा भूत फांदकर गड्ढे को पार करता है, फिर यमराज और चित्रगुप्त फीते से गड्ढे को नापते हैं। यही प्रोसेस बार बार चलता है। आसपास से गाड़ियां गुजर रही है। इन सब के बीच यमराज और चित्रगुप्त गड्ढों की पैमाइश करते रहते हैं। यमराज एंड कंपनी यहाँ सचमुच गड्ढों को नापने के लिए नहीं आई थी। यह उडुपी के सड़कों पर गड्ढों के खिलाफ हुआ अनोखा प्रदर्शन है। बरसात के मौसम में सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। बार बार शिकायत के बाद भी प्रशासन ने जब सुनवाई नहीं की तो स्थानीय लोगों ने इस अंदाज में अपना विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के बाद लोगों को उम्मीद है कि अब सड़क की मरम्मत होगी। यूपी के बहराइच में ड्रोन और थर्मल इमेजिंग कैमरों से हो रही है आदमखोर भेड़ियों की निगरानी। भेड़ियों को पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी WWF से भी संपर्क साधा गया है। भागते दौड़ते भेड़ियों के इस झुंड को कैसे शिकंजे में लिया जाए, इसके लिए रणनीति बनाने में कई महकमे लगे हुए हैं। कहीं इन्हें पकड़ने के लिए जाल और पिंजरा लगाया गया है, कहीं ड्रोन कैमरों से इनके मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, तो कहीं इंफ्रारेड कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा के साथ कॉम्बिंग के द्वारा पकड़ने की कवायद जारी है। इन भेड़ियों के पीछे 1-2 नहीं बल्कि 20 टीमें लगी हुई हैं। यूपी के बहराइच इलाके में आदमखोर भेड़िए अब तक 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान ले चुके हैं। अब तक 3 भेड़िए भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कई अभी भी घूम रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी वाइल्ड लाइफ फंड से भी संपर्क साधा गया है। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, इसमें टीम में सफलता भी मिली है और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हैं उन पे भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वैसे तो बहराइच में भेड़ियों की दहशत पिछले लगभग 6 महीने से है, लेकिन अकेले अगस्त के महीने में भेड़ियों ने 5 लोगों को अपना शिकार बनाकर दहशत बढ़ा दी है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में आधी रात को एक तेंदुए ने मचा दिया है हड़कंप। आधी रात को गुर्राते तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मंडी की भिवली कॉलोनी में गुर्राता तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये वीडियो 25 अगस्त की आधी रात को 12:30 बजे का है। तब तेंदुआ महिला पुलिस थाना के पास दिखा। ये वीडियो सामने आने के बाद मंडी में दहशत फैल गई। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना फैला कि वायरल हो गया। तेंदुआ देखे जाने के बाद प्रशासन अलर्ट है। लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2018 का रिजल्ट जारी करने की मांग। एसआई रिजल्ट जारी करें या इच्छा मृत्यु दें, हाथों पे ये तख्ती लिए सैकड़ों नौजवान रायपुर में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने 2018 में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए परीक्षा दी थी। 6 साल गुजर गए लेकिन अब तक इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। सर हम लोग सिर्फ एसआई रिजल्ट के लिए बैठे हैं और कुछ भी नहीं। हम लोग को सिर्फ डेट बता दे कि कब तक आएगा। और सर 2018 से ये स्टार्ट हुआ है और आज 2024 हो गया है, तब से हम भटक ही रहे हैं। सर एक बार हम लोग को रिजल्ट बता देते। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक्स्ट्रा पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस अधिकारी धरना दे रहे नौजवानों को समझाते रहे। आपकी जो भी समस्याएं होंगी उसका निराकरण एक प्रॉपर तरीके से होता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आपका प्रतिनिधिमंडल यहाँ रुके, बाकी सब लोग यहाँ से होके जाएं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे ये नौजवान पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। इनका कहना है कि इस बार सरकार ने इनकी आवाज नहीं सुनी तो आगे बड़ा आंदोलन होगा। बीजेपी के पश्चिम बंगाल बंद के दौरान कई जगह हुआ बवाल। कुछ इलाकों में तो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। राजधानी कोलकाता से लेकर राज्य के दूसरे हिस्सों तक बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान बवाल की ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में लगातार दूसरे दिन बड़े प्रोटेस्ट ने ममता सरकार को हिला दिया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच सीधा टकराव हो गया। बीजेपी के बंद के खिलाफ टीएमसी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे और नौबत हाथापाई तक आ गई। ये मुर्शिदाबाद के लाल गोला इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ पुलिस प्रदर्शनकारियों को दबोचती हुई नजर आई। हावड़ा मैदान के नजदीक एक सुपरमार्केट को बीजेपी समर्थक जबरन बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे तो टीएमसी समर्थक खुलवाने पर अड़े थे। इसी दौरान दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। बीजेपी समर्थक ने बंद के दौरान ट्रेनों को रोकने की कोशिश भी की। जब वे पटरी पर डट गए तो पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटाया। बीरभूम में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकने की कोशिश की। इस पर पुलिस से झड़प हो गई। कूच बिहार के मठभंगा में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बस पर पथराव किया और उसके शीशे तोड़ दिए। बीजेपी समर्थकों ने सियालदह इलाके में भी ट्रेन रोकी। दक्षिण बारासात स्टेशन में ट्रेन रोकने के दौरान उनकी पुलिस से जिरह हो गई। बीजेपी ने मंगलवार को कोलकाता में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ पश्चिम बंगाल बंद बुलाया था। पश्चिम बंगाल बंद के दौरान बीजेपी नेता की कार पर भीषण हमला। फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पहले पथराव, फिर पहली गोली, फिर दूसरी गोली, फिर से पथराव। ये सनसनीखेज अटैक हुआ बीजेपी के पश्चिम बंगाल बंद के दौरान नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा में। कुछ उपद्रवियों ने भाटपारा में बीजेपी के लोकल लीडर प्रियांकु पांडे की कार पर हमला किया। ये पूरी वारदात मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। ये वारदात उस वक्त हुई जब बीजेपी नेता प्रियांकु पांडे अपनी पार्टी के नेता अर्जुन सिंह के घर जा रहे थे, लेकिन रोड ब्लॉक होने की वजह से उनकी कार रुक गई, तभी हमला हो गया। 7 से 8 जो है बम चला है, उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का इल्जाम है कि उनकी पार्टी के नेता की कार पर 6 राउंड फायरिंग की गई। प्रियंकु पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी और एसीपी के निगरानी में यह सारा घटना घटा। इस वारदात में ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हुए हैं। गाड़ी के शीशे पर बुलेट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। उपद्रवियों के पथराव से गाड़ी के शीशे भी टूट गए। बीजेपी नेता की कार पर पथराव और फायरिंग करने वाले कौन थे, इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन मोबाइल वीडियो से उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मामले में घिरी ममता बनर्जी की पार्टी अब प्रोटेस्ट का जवाब प्रोटेस्ट से ही देगी। आने वाली 31 अगस्त को तृणमूल कांग्रेस पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी।
ऐसे दिन पर जबकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल बंद रखा, कई जगह बंद का असर भी देखने को मिला। कई बीजेपी नेता हिरासत में लिए गए। उसी दिन पर ममता बनर्जी ने भी प्रोटेस्ट का जवाब प्रोटेस्ट से देने का ऐलान कर दिया। 31 अगस्त को तृणमूल कांग्रेस हर ब्लॉक में रैली करेगी। 1 सितंबर को नए कानून के लिए ब्लॉक स्तर पर धरना होगा। टीएमसी की स्टूडेंट विंग तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। एक दिन पहले कोलकाता में छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ आज बीजेपी ने बंद रखा, तो जूनियर डॉक्टर्स ने आज सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच बीजेपी के बंगाल बंद पर रोक लगाने के लिए एक याचिकाकर्ता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी लगाई, तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। साथ ही साथ PIL दाखिल करने से भी इस याचिकाकर्ता पर रोक लगा दी। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के मुख्य आरोपी के करीबी का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई ने आज कोलकाता पुलिस के एसआई अनूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। वारदात की रात आरोपी संजय राय को शरण देने वाला एएसआई अनूप दत्ता क्या कुछ छुपा रहा है, यही जानने के लिए सीबीआई ने अनूप दत्ता का आज पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। इस सनसनीखेज वारदात में एएसआई अनूप दत्ता एक अहम कड़ी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वारदात की रात आरोपी संजय राय ने एएसआई अनूप दत्ता को फोन किया था। यही नहीं, लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद आरोपी संजय राय एएसआई अनूप दत्ता के बैरक में आराम करने गया था। एएसआई अनूप दत्ता की वजह से ही आरोपी संजय राय पुलिस की बाइक इस्तेमाल करता था। इसलिए अनूप दत्ता से सच उगलवाना सीबीआई के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया। कोलकाता सीबीआई ऑफिस में ये पॉलीग्राफ टेस्ट दिल्ली से आई विशेष टीम ने करवाया। सीबीआई को शक है कि एएसआई अनूप दत्ता बड़ा राजदार है और कुछ छिपा रहा है। आज सीबीआई ने आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की है। संदीप घोष से 12वें दिन पूछताछ हुई है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के 19 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा, इस घटना को लेकर निराश और भयभीत हूँ। न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी की घटना पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, उस घटना से मैं निराश और डरी हुई हूँ। अब बहुत हो चुका। निर्भया केस के 12 साल बाद भी अनगिनत रेप की घटनाओं को समाज ने भुला दिया। समाज को खुद के अंदर झांकना होगा और मुश्किल सवाल पूछने होंगे। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह की अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। कोलकाता वाले केस पर राष्ट्रपति की तरफ से बयान आना कोई सामान्य घटना नहीं है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हम राष्ट्रपति का आदर करते हैं, लेकिन उन्नाव, हाथरस, बिल्किस और मणिपुर की घटनाओं पर उन्हें क्यों पीड़ा नहीं हुई? उन्हें उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में अपराध क्यों नहीं दिखे? साक्षी मलिक जैसी लड़कियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान वह चुप क्यों रहीं? क्या बीजेपी के खिलाफ बोलना कठिन है? ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के मामले में लगातार ममता सरकार निशाने पर है। हालांकि ममता बनर्जी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। रूसी इलाके कुसर्ग पर हमले के 22 दिन बाद यूक्रेन आर्मी का बहुत बड़ा खुलासा। आर्मी कमांडर ने बताया कि रूस के करीब 600 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बनाया जा चुका है। ये वही कुसर्ग है जिस पर बार बार लगातार अंगारे बरस रहे हैं। आसमान में रूसी फ्लाइट्स आग उगल रहे हैं, तो वहीं जमीन पर यूक्रेन टैंक्स ने मोर्चा संभाला है। यूक्रेन के हजारों सैनिक एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। वापस लौटना कोई ऑप्शन नहीं। सवाल है, इस वक्त कुसर्ग में क्या सिचुएशन है? आंकड़ों की शक्ल में ये कब्जा रूस पर कितना भारी है? इसे लेकर यूक्रेन के कमांडर इन चीफ सिरिस्की ने काफी बातों का जवाब दिया। दावा किया गया है कि रूसी कैदियों को लगातार बंदी बनाया जा रहा है। 1295 किलोमीटर की रूसी जमीन पर कब्जा है। करीब 100 कस्बों पर यूक्रेन का पूरी तरह कंट्रोल है। यूक्रेन के टॉप जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने बताया कि रूस कुसर्ग में अपनी प्रोफेशनल आर्मी को नहीं भेज रहा, क्योंकि वो उन्हें पोक्रोव्स्क में एंगेज किए हुए है।
कुर्स्क के लिए 30,000 जवानों को भेजा है, लेकिन वो रूस की रिजर्व फोर्स है। वही जेलेंस्की का कहना है कि आखिरकार रूस को बातचीत के टेबल पर आना होगा। अपनी जमीन का सौदा नहीं करेंगे, लेकिन बातचीत के लिए मजबूत पोजीशन होनी चाहिए। वो अभी डोनेस्क इलाके में अपनी सेना को नहीं हटा रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा फौज को वहाँ रखना चाहते हैं। वो एक रणनीतिक दिशा तय करने वाला इलाका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उनके पास जंग की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। अब वो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को अपना विक्ट्री प्लान बताएंगे। क्या यूक्रेन के ड्रोन रूस के 1000 किलोमीटर तक अंदर घुसकर तबाही मचा रहे हैं? यूक्रेनी मीडिया ने दावा किया है कि पहली बार उन्होंने किरोव स्टेट को टारगेट किया है। रूस के रोस्टोव से ऐसे वीडियो पूरे दिन सामने आए। 5 दिन में दूसरी बार यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो को निशाना बनाया। यह इलाका रशियन फाइटर जेट्स की फ्यूल वाली सप्लाई लाइन है। यहीं से विमानों के लिए तेल जाता है, लेकिन ड्रोन अटैक के बाद सब धुआं हो गया। ऑयल डिपो आग का गोला बन गया। यूक्रेन अब रूस के पावर प्लांट को भी टारगेट कर रहा है। नोवोमीचुरिस्क के पावर प्लांट पर भी ड्रोन अटैक हुआ, लेकिन बात रोस्टोव से आगे की है, क्योंकि कुर्स्क, बेलगोरोड, मॉस्को के बाद अब किरोव, इन जगहों यूक्रेन का आर्मी एक्शन रूस की चिंता बढ़ा सकता है। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन आर्मी के हथियार अब रूस के दूसरे इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। किरोव के गवर्नर अलेक्जेंडर सोकोलोव के मुताबिक यूक्रेनी आर्मी के 2 ड्रोन स्पॉट किए गए, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इसके अलावा जेनिट ऑयल फैसिलिटी के पास 3 ड्रोन और गिरे। यह इलाका रूस यूक्रेन बॉर्डर से 1200 किलोमीटर दूर है। वहीं रूस ने कुर्स्क में ऑपरेशन तेज कर दिया है। रूसी सेना के सीवियर ग्रुप ने यूक्रेन आर्मी के टैंक को निशाना बनाया। रूस ने दावा किया कि उसके स्पेशल ऑपरेशन में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 24 घंटे में 2000, जबकि पिछले 5 दिनों में 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को न्यूट्रलाइज करने की बात रूस ने कही है। जंग में यूक्रेन अपने दोस्तों से लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की मांग कर रहा है। कैमरे के सामने अमेरिका तो इस बात से मुकर चुका है, लेकिन टेलीग्राफ की रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटेन ने अनऑफिशियली स्टॉर्म शैडो मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। ईरान और इजराइल के बीच टकराव पर व्हाइट हाउस ने पहली बार खुलकर रिएक्ट किया है। अमेरिका ने माना है कि ईरान इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी में है। ईरान की ये जंगी तैयारियां, मिसाइलों वाले ये वीडियो और अपनी ताकत की नुमाइश को सोशल मीडिया पर बार बार दिखाना सिर्फ प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा नहीं, बल्कि ईरान ने बाकायदा इजराइल को गहरे जख्म देने का फैसला कर लिया है। इन सारे वीडियोस पर ईरान की गतिविधियों पर अमेरिका की नजर थी। अमेरिका ने कई दिनों से ऑब्जर्व किया था और फाइनली ये कह दिया कि इजराइल के खिलाफ ईरान जंग जरूर करेगा, लेकिन तैयारी हमारी भी है। अमेरिका का ये बयान ऐसे वक्त आया जब उसने अपने 2 युद्धपोत इजराइल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए। इजराइल के लिए F-22 रैप्टर विमान कतर एयर बेस पर पहुंच चुका है। इजराइल के साथ हथियारों की नई डील सील कर दी गई है, यानी जंग का सीन बन चुका है। और ईरान भी कह चुका है हमला तो जरूर है, मगर वक्त हम चुनेंगे। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर लेंगे तो फिर अमेरिकी प्रतिबंधों का हम पर कोई असर नहीं होगा। हमने सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए जमीन का आवंटन किया है। सभी कायदे कानून का पालन हुआ है। बीजेपी ने कानून को दरकिनार करते हुए चाणक्य यूनिवर्सिटी को जमीन दी थी। ईरान के आर्मी चीफ ने यह साफ कर दिया है कि ईरान किसी के साथ मिलकर इजराइल पर हमले नहीं करेगा। ये बात और है कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन इजराइल को दूसरे फ्रंट पर घेरते हैं। हमास के खिलाफ इजराइल ने युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया है। गजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में उसने मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। जिस तरह यूपी में बाबा का बुलडोजर गरजता है, उसी तरह इजराइल ने भी कथित आतंकवादियों के नाम पर बुलडोजर वाला एक्शन शुरू कर दिया है। ये तस्वीर वेस्ट बैंक के जनिन इलाके की बताई जा रही है। दावा किया गया है कि इजराइल ने यहाँ मिलिट्री वाला बुलडोजर काम पर लगा दिया है और इसके जरिए कई बिल्डिंग्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जनिन के अलावा तुलकार्म और तुबास के इलाकों में भी बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही बढ़ चुकी है। बुलडोजर के साथ ड्रोन यूनिट को भी एक्टिवेट कर दिया गया। इसके अलावा सड़कों पर टैंक्स भी दौड़ते नजर आए। सैकड़ों ट्रूप्स ग्राउंड पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने वेस्ट बैंक में 2 दशक के बाद इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें कम से कम 9 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत का दावा किया गया है। एयर अटैक का और ज्यादा एग्रेसिव ऑप्शन भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री ने वेस्ट बैंक से लोगों से इलाका खाली करने की अपील की है। 2 दिन पहले ही इजराइल ने यहां हवाई हमले को अंजाम दिया, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद से वेस्ट बैंक के इलाके में भी हिंसा की वारदातें बढ़ी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 महीने में 640 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। 19 इजरायली सैनिक भी मारे गए।
वेस्ट बैंक हमेशा से सेंसिटिव जोन रहा है। 1948 की जंग में जॉर्डन ने इस पर कब्जा किया था, लेकिन 1967 में अरब देशों की हार के बाद इजराइल ने फिर इसे अपने कब्जे में ले लिया। इजराइल और लेबनान की जंग अब सीरिया बॉर्डर तक पहुंच गई है। लेबनान ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने इस बार हाईवे पर ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम दिया है। अब तक हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच रॉकेट और हवाई हमले की ये तस्वीरें सामने आ रही थीं। इजराइल ने आज भी दावा किया है कि साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकाने को हवाई हमले से उड़ा दिया गया है। इसकी तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए गए हैं। बताया गया है कि लेबनान के उडासे इलाके में हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए थे। इसके अलावा चेबा और यारीन इलाके पर भी भारी बम वर्षा हुई। लेकिन हाल ही के दिनों में ये शायद पहली बार हुआ है जब इजराइल का ड्रोन सीरिया और लेबनान की सरहद के बिल्कुल पास गिरा है। ये तस्वीरें बेरूत और दमस्कस हाईवे की है। कहा जा रहा है कि जबादानी पुल के पास इजराइल डिफेंस फोर्स के ड्रोन ने टारगेटेड स्ट्राइक की है। यहाँ एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। बाद में पता चला कि गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे और चारों की मौके पर ही मौत हो गई। इजराइल अब एक साथ 4 फ्रंट पर जंग की तैयारी में जुट गया है। इजराइल ने अपने साउथ की तरफ गाजा में ऑपरेशन चलाया हुआ है। पास में ईरान ने अलग धमकी दे रखी है और अब वेस्ट बैंक के इलाके में भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। करीब 5 महीने पहले इजराइल ने सीरिया और लेबनान को एक साथ टारगेट किया था। तब सीरिया के दमिश्क और एलेप्पो में 36 जवानों सहित 44 लोग मारे गए थे। करीब 11 महीने बाद हमास की कैद से इजराइल ने एक बंधक को छुड़ाया है। गाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों को पूरा इजराइल, खास तौर से प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट बहुत ध्यान से देख रही थी, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद पहली बार इस तरह ग्राउंड पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इजराइल के सैनिक स्टैंड बाय पर थे। ऑर्डर मिला और हमास की सुरंग में घुसकर वहां मौजूद एक बंधक को रिहा करवाया। छुड़ाए गए शख्स का नाम कायद फरहान अल-कादी है। 52 साल के फरहान इजराइल के बिदौन अरब माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं। 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाके उन्हें अगवा करके ले गए, उस वक्त वो मागिन इलाके में पैकिंग फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान फरहान को लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में ही नेतन्याहू से फोन पर भी बात करवाई। फरहान अल-कादी के परिवार को जैसे ही उनके लौटने की खबर मिली, परिवार के सदस्य इस तरह भागकर अस्पताल पहुंचे। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कहा कि इसी तरह हर बंधक को छुड़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी बात को मिलिट्री प्रवक्ता ने आगे बढ़ाया। कहा, मिलिट्री इंटेलिजेंस सॉलिड था। बताया जा रहा है कि अल-कादी को गाजा में कई जगहों पर रखा गया था। वो 326 दिन हमास की कैद में था और अभी भी 108 से ज्यादा बंधक गाजा की सुरंगों में कैद हैं। दिल्ली में समय से पहले विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट से चढ़ा सियासी पारा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस मुद्दे पर आई आमने सामने। जनवरी-फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए अक्टूबर में वोटिंग लिस्ट रिवाइज होनी थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में चुनाव आयोग ने सितंबर में ही वोटिंग लिस्ट रिवीजन की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को निशाना बना रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल को जेल में बंद कर बीजेपी दिल्ली में जल्द चुनाव करवाने की साजिश कर रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब संविधान का नाम लेते हैं तो सबके मन में यही बात है, संविधान खत्म तो नहीं कर देंगे। वैसे आम आदमी पार्टी भी जमीन पर चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। मनीष सिसोदिया पदयात्रा कर रहे हैं। 1 सितंबर से आम आदमी पार्टी आपका विधायक आपके द्वार अभियान शुरू कर रही है। जवाब में बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार के करप्शन को मुद्दा बना रही है। तो लोकसभा के चुनाव में भी तो वो बाहर ही थे। तो क्या रिजल्ट आया आम आदमी पार्टी का? 7-0 से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हारी है। दिल्ली में चुनाव आयोग की तैयारियों से पहले ही सियासी पार्टियां जमीनी तौर पर एक्टिव हो गई हैं। आम आदमी पार्टी जहां कामकाज और सहानुभूति के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ करप्शन के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने को तैयार नजर आ रही है। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी का सजा के तौर पर बुलडोजर से घर गिरा दिया गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 3 आरोपियों के मकान प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिए। बुलडोजर से दीवारें गिराई, छत ढहा दी, चदरें तोड़ दी। इस तरह देखते ही देखते पूरा का पूरा मकान मिट्टी में मिला दिया गया। तीनों लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई मध्य प्रदेश के सिंगरौली में प्रशासन ने की है। इसकी पृष्ठभूमि में है जून महीने में एक व्यापारी के मुनीम के साथ लूटपाट और चाकू और गोलीबारी की घटना।
सलमान खान, रोहित भट्ट और अरविंद नाम के तीनों आरोपियों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रशासन ने उस वारदात के 2 महीने के बाद उन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, ये कहकर कि ये मकान अवैध रूप से बनाए गए हैं। जून के महीने में आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। उस समय दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने की कोशिश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा पर बनी टास्क फोर्स का बड़ा फैसला, हर मेडिकल कॉलेज में एक सुरक्षा अधिकारी की तैनाती होगी। राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई नेशनल टास्क फोर्स की बैठक में तय हुआ कि हर मेडिकल कॉलेज में एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी तैनात किया जाएगा। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ हिंसा पर भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को दिखाया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और स्वास्थ्य अधिकारी सरकारी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा का ऑडिट करेंगे। बड़े मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों के कैंपस में रात को पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी। अस्पतालों के कैंपस में सीसीटीवी नेटवर्क की समीक्षा होगी। अस्पतालों में सीसीटीवी निगरानी को मजबूत किया जाएगा। डॉक्टरों को हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में अस्पताल सुरक्षा समिति और हिंसा निवारण समिति बनाने पर भी चर्चा हुई। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाई थी। ये टास्क फोर्स हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट जल्द सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। यूपी के फर्रुखाबाद में फंदे से 2 लड़कियों के लटके मिलने की मिस्ट्री गहरा गई है। पुलिस इसे सुसाइड बता रही है, परिवार के लोग हत्या। आम के बाग में एक पेड़ में एक ही दुपट्टे से 2 सहेलियों के शव लटके मिलने के मामले की पुलिस की शुरुआती जांच पर परिवार को भरोसा नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया है, लेकिन परिवार का कहना है कि उनकी डेड बॉडी पर चोट के निशान है और उन्हें गला दबाकर मारा गया है। हमें तो लगा इनको गलों दबाए के मारे जाएंगे। एक मृतक लड़की के पिता ने आत्महत्या वाली पूरी थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। तो बच्चे जो अपने आप थोड़ी पीठ में डंडा मार लिए, कांटे चुभ लिए, बेंटन के निशान है शरीर पे, पीठ पे। लड़की बेंटे थोड़ी बांधती हैं। पुलिस को आम के बाग में दोनों शवों के पास से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड भी मिला है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जिन 2 लड़कियों के शव दुपट्टे से लटके मिले हैं, उनमें एक की उम्र 18 और दूसरे की 16 साल थी। दोनों जन्माष्टमी का कार्यक्रम देखने गई थी, लेकिन अगले दिन दोनों के शव लटके मिले। संगम नगरी प्रयागराज की पुलिस ने नकली नोटों का धंधा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उन 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1,30,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। नकली नोटों को प्रयागराज के एक मदरसे में ही छापा जाता था। ये मदरसा शहर के अतरसुइया इलाके में स्थित है। मदरसे का नाम जामिया हबीबिया है और मदरसे का जो कार्यवाहक प्रिंसिपल है, जिसका नाम मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है, वो भी इस गोरख धंधे में शामिल था। इसके बदले वो पैसा लेता था और जो पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड है, उसका नाम जाहिर खान है। जाहिर खान और मदरसे के संचालक ने मिलकर नकली नोट छापने का गोरख धंधा इसी मदरसे में शुरू किया था। प्रयागराज पुलिस ने इनके कब्जे से 1,30,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। इसके साथ साथ स्कैनर बरामद किया है, प्रिंटर बरामद किया है। नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम उपकरण और दूसरे कागजात बरामद किए हैं। प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में पकड़े गए लोगों की कस्टडी रिमांड ली जाएगी। उनसे इस बात की तफ्तीश की जाएगी कि कौन कौन लोग इस घटना में शामिल हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क का और खुलासा हो सकता है। कई और लोग भी शिकंजे में आ सकते हैं। कई अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है। 24 घंटे 24 रिपोर्टों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर रात 9:40 पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ।